नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आइडिया यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 13वीं सीरीज लेके। ठीक है, देखिए भाई, कई लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बस करना ये है कि www.globaliti.org वेबसाइट पे जाना है, globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाके इसके बाद फिर राइट साइड में आपको 3 डॉट मिलेंगे या 3 लाइन खींची हुई मिलेगी। उस पर जब क्लिक करेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेक्शन मिलेगा आपको। वहां पे क्लिक करेंगे तो फिर सारे क्लास की आपको पीडीएफ दे दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जाके वहां से आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्लास वाइज। जैसे जैसे क्लास चल रही, जैसे 13वीं क्लास है, 13वीं क्लास का जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर इसके 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है फॉर ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट। 3 फेज आपके पास स्टार कनेक्टेड सर्किट है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन करंट और लाइन करंट और फेज करंट में क्या अंतर होता है, क्या रिलेशन होता है, या फिर हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि देखिए, स्टार कनेक्शन में हमेशा लाइन करंट और फेज करंट सेम रहती है। लाइन करंट और फेज करंट हमेशा सेम रहती है। चलिए मैं इस बात को नोट कर दे रहा हूं, यहाँ पे लिख लीजिए। पहला, फॉर स्टार कनेक्शन, फॉर स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन के लिए क्या होता है मेरे भाई? स्टार कनेक्शन के लिए लाइन करंट इज इक्वल टू, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। ठीक है, फेज करंट, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, और जो हमारा लाइन लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है √3 इंटू वी फेज। ठीक है, वी फेज। लाइन करंट तो हमारी समान होती है, लेकिन जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो √3 इंटू फेज होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात का यहाँ पे और ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लाइन करंट और फेज करंट में क्या अंतर है? कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर लाइन करंट किसको कहते हैं और फेज करंट किसको कहते हैं। ये भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, मैं एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 3 फेज की लाइन है, ये आपका 3 फेज की लाइन है। ठीक है, 3 फेज की लाइन है तो इन तीनों फेज की लाइन में कुछ ना कुछ करंट बहेगी ना। तीनों फेज की लाइन में करंट बहती रहती है। ये हमारी आई आर करंट है, ये हमारा आर वाई बी ना, आर वाई, और ये आई बी करंट। तो तीनों लाइन में अलग अलग करंट बह रही है, आई आर, आई बी और आई वाई। तो इसमें जो आई आर करंट बह रही है, कौन सी करंट है मेरे भाई? ये ही तो करंट जो है वो लाइन करंट है। ये जो करंट है वो लाइन करंट है। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा आई वाई है ये कौन सी करंट है? ये भी लाइन करंट है। या जो हमारी आई बी है ये कौन सी करंट है? ये भी हमारी लाइन करंट ही है। तो सर फेज करंट कौन सी होती है? फेज करंट देखिए कौन सी करंट होती है। एक जो सबसे नीचे हमारा न्यूट्रल वायर होता है, जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है, तो किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच, किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो करंट फ्लो होती है, ठीक है, इसके बीच जो करंट होगी उस करंट को हम लोग कौन सा करंट कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग फेज करंट, फेज करंट। ठीक है, किसी एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच की जो करंट होती है उसे कहते हैं हम लोग फेज करंट, और इन्हीं दोनों के बीच के वोल्टेज को भी हम लोग फेज वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, और लाइन वोल्टेज कौन सा होगा? हर एक लाइन का, जो हमारी यहाँ पे 3 लाइन है, आर वाई बी 3 लाइन है ना, तो इन तीनों लाइन में जो वोल्टेज बहेगा, जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा हमारा फेज लाइन वोल्टेज। क्लियर है बात? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये यहाँ तो स्टार की बात हो गई। अब डेल्टा में आएगा तो डेल्टा में क्या होगा भाई? डेल्टा में जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा के लिए। और वहां पे जो लाइन करंट है वो √3 इंटू आई फेज होती है, √3 इंटू आई फेज होती है हमारा डेल्टा कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। ठीक है, डेल्टा के लिए भी हमने बता दिया आपको, तो डेल्टा वाला भी याद रखिएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि an alternating EMF is applied to a pure capacitance such that the capacitive reactance is 10 ohm। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, मतलब कि XC की वैल्यू दे रखा है आपको, कितना XC की वैल्यू दे रखा है 10 ओम। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल द रिएक्टेंस विल बी बिकम। यदि फ्रीक्वेंसी को इसने क्या कर दिया भाई, फ्रीक्वेंसी को इसने डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को इसने डबल कर दिया, मतलब मान लो कि हमारी जो F2 है वो 2 इंटू F1 हो गई। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, आपसे प्रतिघात पूछा है कि तब रिएक्टेंस विल बी, रिएक्टेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब हमें इतना बता दीजिए कि जो हमारा XC है, XC की वैल्यू क्या होती है यार, XC का मान क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। यही तो होता है XC इक्वल टू, XC रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। इतना तो सबको क्लियर होगा। तो XC इक्वल टू, अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को मैं 2 पाई f लिख दूं क्या? यदि मैं ओमेगा को 2 पाई f लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। 2 पाई f इंटू सी हो गया, 2 पाई f इंटू सी हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस XC की वैल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इस XC की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 10 ओम है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दिया, इसकी वैल्यू यहां से पुट किया तो ये कितना आ गया, ये 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई F1 इंटू सी, F1 इंटू सी मान लेता हूं मैं, हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बात? ठीक है सर। अच्छा अब इसने बोला है कि जो हमारा F2 है, जो हमारा F2 है, ये F2 कितने के बराबर है भाई, 2F1 के बराबर है, 2F1 के बराबर है। तो अब हमारा जो मान लो कि ये XC1 है, XC1, अब जो हमारा XC2 है वो कितना हो जाएगा, इसी की वैल्यू पूछा है आपसे। चलिए कोई बात नहीं, रखते जाइए वैल्यू 1 अपॉन यहाँ पे कितना रख दूं मैं, 2 पाई F2 इंटू सी। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 पाई F2 के जगह पे मैं क्या 2F1 लिख दूं, F2 के जगह पे यदि मैं 2F1 लिख दूंगा यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2F1 इंटू सी, 2F1 इंटू सी। ठीक है, तो यही क्या है आपका, यही जो 2F1 है, ये इतना को मैं 10 के बराबर लिख दूं क्या यहाँ पे, यदि XC2 इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूं 10/2 तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। भाई ये दिख रहा है ना 1 अपॉन 2 पाई F1 इंटू सी इक्वल टू 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दिया, और फिर दो जो है हमारा, उस दो को हमने वैसे लिखा है, या इसको ऐसे लिख लो तब ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये 1/2 मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख दिया 1 अपॉन 2 पाई F1 इंटू सी। तो इसके जगह पे मैं 10 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, इसके जगह पे यदि मैं 10 लिखूंगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा, ये 10/2 बन जाएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू भाई, ये आ जाएगा आपका 5 ओम, 5 ओम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया हूं यहाँ पे। बाकी यदि किसी को ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है तो उसको तुरंत ये दिमाग में आएगा कि सर ये बट्टा में जाता है, ये बट्टा में जाता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहाँ पे रहती है भाई, डिनोमिनेटर में रहती है, डिनोमिनेटर में रहती है, तो डिनोमिनेटर में यदि डिवाइड बाई 2 करेंगे, जैसे ये बोला है ना कि डबल, तो डिनोमिनेटर में यदि 2 आएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 5 हो जाएगी। 10 पहले दे रखा है और 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ये फॉर्मूला आपको याद रहे तब, ये फॉर्मूला यदि आपको याद रहे तो आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो फिर ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 ओम यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
परिपथ एसी हो या डीसी किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। अच्छा, प्रवाहित धारा का मान किसकी वजह से घटता है? देखिए, धारा का मान घटने का कारण क्या हो सकता है? धारा का मान घटने का कारण एक तो ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को तो हम लोग बढ़ाने के, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाने की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि किस एलिमेंट की वजह से ऐसा होता है, इसने केवल ये बोला है। तो क्या इंडक्टर की वजह से हो सकता है? तो आप जानते हो कि इंडक्टर क्या करता है भाई, इंडक्टर की क्वालिटी क्या होती है कि ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब यदि आप धारा में तुरंत अचानक से परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका यही विरोध करता है। इंडक्टर की यही क्वालिटी होती है कि वो धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है? ये तो धारा को अपोज करता है। ठीक है, अगला है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? ये वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है। वोल्टेज में यदि आप अचानक से परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका ये विरोध करता है कौन? उसका विरोध करता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपका कंडक्टर, चालक। तो चालक का क्या होता है भाई? चालक में तो कोई धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? बोला है कि परिपथ में एसी और डीसी किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। तो देखिए, यहाँ पे इसने बोल दिया है एसी हो या डीसी, एसी हो या डीसी। केवल एसी की बात करता तो केवल एसी में तो हमारा काम कर सकता था इंडक्टर भी, इंडक्टर हम यहाँ पे टिक कर सकते थे ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इंडक्टर क्या करता है? धारा में अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है। किस धारा में? एसी करंट में। एसी करंट का यदि अचानक से आप परिवर्तन करते हैं तो उसका विरोध करता है इंडक्टर। तो केवल एसी की बात करता है तब तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन एसी और डीसी दोनों की बात कर दिया तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि रेजिस्टेंस क्या करता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है, सॉरी, धारा प्रवाह का विरोध करता है। धारा परिवर्तन का विरोध तो इंडक्टर करता है ना। तो धारा प्रवाह का विरोध करता है आपका रेजिस्टेंस, और वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है आपका कैपेसिटर, और करंट में अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है आपका इंडक्टर। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कहीं पे भी आप कैपेसिटर देखते हो तो कैपेसिटर का ये सिंबल ही होता है। कैपेसिटर का सिंबल यही होता है, इंडक्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके का होता है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है आपका इंडक्टर। ठीक है, ये है आपका कैपेसिटर, और ये है आपका रेजिस्टेंस, है ना। तो आप ये देखते हो कि जनरली कैपेसिटर को ऐसे दो प्लेट्स दिखा दिया जाता है, दो प्लेट्स ऐसे जनरली दिखा दिया जाता है। तो इनके बीच में क्या रहता है? तो इनके बीच में कोई ना कोई हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। जैसे कि आप एक कंडेंसर खरीद के लेके आते हो बाजार से सीलिंग फैन में लगाने के लिए या किसी फैन में लगाने के लिए, जो आप लोग खरीद के लाते हो कंडेंसर, तो कंडेंसर के अंदर क्या भरा रहता है भाई? कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग भर के रखते हैं। उसे उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से डिसाइड होता है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है? जितनी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी उतना ही हमारा कैपेसिटर अच्छा होगा, या कैपेसिटर की जो क्षमता होगी वो उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो कैपेसिटर की एक तरह से ये कह सकते हैं, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वोल्टेज ग्रहण करने की या वोल्टेज धारण करने की, या ये कहिए कि वोल्टेज अपने टर्मिनल पे बनाए रखने की जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, फिर उनके प्लेटों के बीच की दूरी पे भी डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उसके प्लेट पृथक किससे किए जाते हैं? उसके प्लेट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से किए जाते हैं। रेजिस्टेंस से किए जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ हिंदी में गड़बड़ है। शुद्ध, विशुद्ध नहीं, शुद्ध। ठीक है,
ये पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टर इज, प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है ये आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसमें हिंदी में, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक बात का हमेशा यहाँ पे ख्याल रखेंगे आप लोग कि प्योर इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर, प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर कितना होता है भाई, पावर फैक्टर आपका जो है वो 90 डिग्री होता है। सॉरी, करंट और वोल्टेज से कितना लैग करेगी, वो 90 डिग्री लैग करेगी। और बाकी जो आपका प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर का मान होगा, पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है। करंट, और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि प्योर इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में करंट वोल्टेज से, वोल्टेज से कितना लैग करती है भाई, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। करंट वोल्टेज से कितना लैग करेगी भाई, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। और यहाँ पे यदि प्योर कैपेसिटर की हम बात कर दें तो, यदि हम आपसे यहाँ पे प्योर कैपेसिटर की बात करें तो एक बात यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि प्योर कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। यदि यहाँ पे दूसरे टर्म में हम लिखें, यदि दूसरे टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। यदि इस लैंग्वेज में लिखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, ठीक है। तो प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे देखिए जब बात 90 की आ जा रही है तो यहाँ पे प्योर प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 एंगल आ रहा है ना, तो cos 90 आप लोग जानते हैं cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा पावर फैक्टर, ठीक है। यस, 0 होगा, 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कितना होगा भाई, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपको, आप सभी को पता है भाई, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर cos फाइव को ही तो पावर फैक्टर कहते हो आप लोग, cos फाइव को ही तो पावर फैक्टर कहते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यदि प्योर इंडक्टर है तो वहां पे करंट कितना लैग कर जा रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है। 90 डिग्री यदि लैग कर रही है तो उस समय हमारा जो पावर फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, cos 90 होगा। यदि cos 90 की वैल्यू हम निकालें यहाँ पे तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 0, ठीक है। वो एक हम गलती से लिख दिए थे, वो आपका रेजिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमारा वोल्टेज और करंट है ये दोनों के दोनों सेम फेज में चलते हैं, इसमें कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। रेजिस्टेंस में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इस वजह से वहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी रहती है, और इंडक्टर में पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाती है, प्योर इंडक्टर के लिए और प्योर कैपेसिटर के लिए भी। कितना प्रेरकत्व, तो 12 नैनोमीटर नैनो फैरेड की धारिता के साथ 5 किलो हर्ट्ज पर अनुनाद करने हेतु आवश्यक है। कितना प्रेरकत्व, क्या बोला है यार, हाउ मच इंडक्टेंस, अच्छा हाँ, हाउ मच इंडक्टेंस इज नीडेड टू रेजोनेट एट 5 किलो हर्ट्ज विद द कैपेसिटेंस ऑफ 12 नैनो फैरेड। 12 नैनो फैरेड आपके पास कैपेसिटेंस है, और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 किलो हर्ट्ज है, 5 किलो हर्ट्ज है।
तो आपको प्रेरकत्व की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रेरकत्व की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या जानते हो यार? रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता होगा ना, 1/2 पाई, ये कितना होता है? रूट में एलसी। रूट में एलसी। यदि मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता है तो क्या करेंगे? इसके लिए आप जानते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है तभी तो रेजोनेंस आपका क्रिएट होता है। सर्किट में, किसी भी सर्किट में रेजोनेंस हमारा तभी बनता है जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो, मतलब कि हमारा प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो, तब रेजोनेंस की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? यहां से 2 पाई लिख दोगे, तो यहां से क्या लिख दोगे? 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट में एल सी, है ना, रूट में एलसी। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है ना? अब देखिए, बस अब इसी फॉर्मूले, मान लीजिए किसी को फॉर्मूला यदि नहीं याद है तो केवल ये कंडीशन भी याद है तो भी वो फॉर्मूला तुरंत डिराइव कर लेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है इसका, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू गिवन है। क्या क्या डाटा आपको गिवन है वो पहले नोट कर लीजिए। जो डाटा गिवन है, गिवन क्या क्या है मेरे भाई? गिवन है आपको एफ इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज, मतलब 5 × 10⁻3। ठीक है, सी की वैल्यू कितना दे रखा है? सी की वैल्यू दे रखा है 12 × 10⁻9 फैरेड। ठीक है, निकालना क्या है आपको? एल की वैल्यू निकालना है, आपको एल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ इस फार्मूले में मैं वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दे रहा हूँ। 5 × 10⁻3 इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/2 पाई इंटू 12 × 10⁻9 इंटू एल। ठीक है, अब यहां से मैं एल यदि निकालना चाहूं तो एल कैसे निकलेगा? एल निकालने के लिए हम सीधे सीधे ऐसे कर लेंगे, एल को लेके चले आएंगे इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और इसको लेके चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 10⁻9 और ये +3 कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा -6। ठीक है, और इंटू पाई। ठीक है, अब इस पाई की वैल्यू मैं रख दूं क्या? सीधे सीधे मैं पाई की वैल्यू रख ही दे रहा हूं, रख दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 3.14 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये 10 की पावर जो आपको दिख रहा है 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6 को मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। ठीक है, और ये नीचे कितना हुआ? नीचे हुआ आपका 31.4 इंटू 12। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करिए इसको डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा डिवाइड करिए। नहीं तो रुकिए 1 मिनट, हम वही कैलकुलेटर से डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना? डिवाइड करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी तो बतानी है। डिवाइड करिए भाई। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखो यहाँ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, ये वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरे भाई, रुक जाइए थोड़ा सा। ये 1/2 पाई तो ऐसे हो गया, और रूट में ये एल से रखना है ना, तो रूट में 12 × 10 की पावर -9 × एल। ठीक है ना, ये रूट में होगा, ये रूट में होगा भाई। तो अब यहां से निकाल लीजिए, अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25 × 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब ये कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर होगा ना, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12 × 10 की पावर -9। ठीक है, और गुणे ये एल। ठीक, अब यहां से आसानी से आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए, अब ये एल इधर लेके चले आइए, एल ऊपर आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एल इक्वल टू हो जाएगा 1/25 चौका 100 हो जाएगा ना, 100 मतलब कि 10 की पावर 8 हो गया ऊपर सॉरी नीचे हो गया आपका, एक हो गया आपका 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 12
और मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई 9.46। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, ऊपर कितना गया, ऊपर चला गया आपका 10, ऊपर चला गया आपका 10 डिवाइड बाई कितना कर दीजिए, इसको निकाल लीजिए। चलिए मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 12, ठीक है, फिर डिवाइड बाई कितना है 9.46, ठीक है। ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका लगभग ये 0.8333 करके आया है, ठीक है। तो 84.3 मिली हेनरी में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारी वैल्यू आई है 0 पॉइंट कितनी आई है भाई 0.0 0.083 करके आया है, ठीक है। तो जब इसको आप 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू सीधे सीधे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 83.33 मिली हेनरी हो जाएगा, ठीक है। 83.33 मिली हेनरी हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन में ये 84.33 मिली हेनरी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए, जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं यदि पूछ दिया है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, करने वाला कारक कौन सा है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के मध्य अवरोध, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट, परमिटिविटी, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कि सेपरेशन ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट एंड परमिटिविटी। तो देखो आप लोग जानते हो कि C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है भाई, जहां पे C क्या है, C है आपकी धारिता, C है आपकी धारिता, A क्या है भाई, A है आपका क्षेत्रफल, A है आपका क्षेत्रफल, D क्या है भाई, प्लेटों के बीच का अंतर है, प्लेटों के बीच की दूरी, और E क्या है भाई, E है आपका परावैद्युतांक। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है आपका परावैद्युतांक, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो हमारा C है, ये C इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स तो दिया है, तो भाई केवल एक पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, डी में तीनों चीज दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जिसको भी ये फॉर्मूला यदि याद है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यदि जिसको भी फॉर्मूला याद है तो वो आसानी से इस फॉर्मूले को कर ले जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। चलिए, जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब, यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। इसने बोला है कि इस एरिया को यदि मैं बढ़ाऊं, इस एरिया को यदि इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, इसका धारिता बढ़ेगा या घटेगा। ऑप्शन देखिए, धारिता बढ़ती है, धारिता घटती है, धारिता अप्रभावित रहती है, इसके द्वारा रखा जाने वाला वोल्टेज बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन ए कि कैपेसिटेंस इसका क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, यदि प्लेटों के बीच की यदि डिस्टेंस हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो यदि प्लेटों के बीच की यदि डी की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वो हो जाएगा कि हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, कैसे कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है, ठीक है। बस ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो यदि आप क्षेत्रफल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, और यदि डी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होके पास नहीं हो सकती, कंडेंसर से होके डीसी, हमारी डीसी सप्लाई नहीं पास हो पाती है, एसी सप्लाई आसानी से पास हो जाती है, डीसी नहीं पास हो पाती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है भाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है, और एक्स इक्वल टू आप जानते हो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई एफ
इंटू सी, 2 पाई एफ इंटू सी। जैसे हम एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, जैसे मैं एफ की वैल्यू यदि 0 रखूं तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कितना, अनंत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए डीसी यहाँ से पास नहीं हो पाता है और एसी पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी सप्लाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पे ये वैल्यू अनंत नहीं दिया रहता है, कहीं कहीं पे ये वैल्यू रहता है कि डीसी के लिए जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑकर करता है या फिर बहुत ज्यादा प्रतिरोध से उसको रोकता है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये अनंत मतलब कि इंफिनिटी की वैल्यू नहीं दी रहती है, तो वहां पे हाई रेजिस्टेंस का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द इंपेडेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर डीसी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछ दिया कि आप कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होता है डीसी के लिए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सामने है आपके कि बहुत उच्च, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। अब यहाँ पे इंफिनिटी नहीं दिया ना, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई, इंफिनिटी आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे तो इंफिनिटी दिया ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत उच्च लिखा है ना, मतलब कि हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, फिर ऋणात्मक, भाई ऋणात्मक तो होगा नहीं, शून्य भी नहीं होगा, और धनात्मक धनात्मक होगा लेकिन बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी परिपथ के लिए जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक अवरोधक का काम करता है, और एसी परिपथ के लिए जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र में सी में भंडारित ऊर्जा, मतलब कैपेसिटर में भंडारित ऊर्जा कितनी होती है, कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, तो 1/c/v², हाफ CV² भंडारित ऊर्जा होती है, ठीक है। मतलब इतनी ऊर्जा स्टोर होती है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, हाफ CV², ठीक है। ये लिख लीजिए कैपेसिटर के लिए। ये किसके लिए है मेरे भाई, ये है आपका कैपेसिटर के लिए। इंडक्टर के लिए कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, इंडक्टर के लिए तो वो हो जाती है आपकी ½ LI², ½ LI², ठीक है। ये इंडक्टर के लिए होता है, ये कैपेसिटर के लिए होता है, तो ½ CV², आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर पड़ता है। बोला है कि बाय एडिंग विच एलिमेंट द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट कैन बी इंक्रीज। तो आपने ये देखा कि कैपेसिटर में धारा क्या कर रही थी भाई, कैपेसिटर में जो हमारी करंट है, करंट लीड कर रही थी, करंट लीड करती है वोल्टेज से, है ना। करंट लीड करती है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री यदि लीड कर रही है तो जो हमारा पावर फैक्टर वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी करंट पे डिपेंड करता है। पावर फैक्टर करंट पे डिपेंड करता है, इसलिए यदि करंट लीड कर रही है तो पावर फैक्टर भी हमारा बढ़ेगा, किसके जोड़ने से, कैपेसिटर के जोड़ने से, कैपेसिटर के जोड़ने से, क्योंकि कैपेसिटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें धारा लीड कर रही है, उसमें हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर को यदि हम किसी सर्किट में ऐड कर रहे हैं तो उस सर्किट का पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 फैरेड बराबर होता है, फैरेड क्या है, फैरेड हमारा कैपेसिटर का मात्रक है, कैपेसिटर का मात्रक है। तो आप लोग जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q/V। Q के मात्रक आपको पता है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और V वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट किसके बराबर होता है, यही बराबर होता है हमारा फैरेड के, यही बराबर होता है फैरेड के, ठीक है। कूलाम पर वोल्ट देख लीजिए ऑप्शन में कहां पे दिख रहा है, कूलाम पर वोल्ट दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी जो भी यहाँ पे दिया है ये किसी का मात्रक बन नहीं रहा है, इसलिए मैं बाकी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T। हाँ एक ये बन जा रहा है, जो कूलाम पर सेकंड है, कूलाम पर सेकंड किसका, कूलाम पर सेकंड और किसके बराबर हो सकता है, कूलाम पर सेकंड जो है वो एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। कूलाम पर सेकंड एम्पियर के बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए बाकी 1 ओम अपॉन कूलाम ये किसी के बराबर नहीं होगा, और Q/I वो भी किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक। चलिए Q/I किसके बराबर हो सकता है, Q/I सेकंड के बराबर हो सकता है, समय की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है, वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि मतलब अचानक से आपका वोल्टेज बढ़ जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है।
नो लोड विथ कैपेसिटर ऑन। अच्छा, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फुल लोड विथ कैपेसिटर ऑन, कैपेसिटर आर स्विच ऑफ, शंट रिएक्टर्स आर टेकन इनटू द सर्किट। अब बताइए, आप देखिए इसमें पहले ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़िए तब फिर इसका आंसर दीजिए। पहले चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए तब फिर इसका आंसर दीजिए, बताइए। देखो कैपेसिटर यदि नो लोड पे है, नो लोड पे कैपेसिटर है, उस समय यदि आप सप्लाई को ऑन कर दे रहे हैं तो अचानक से वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर वोल्टेज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर कर लेता है, तो इसी वजह से जो हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नो लोड विथ कैपेसिटर ऑन। ठीक है, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर कैलकुलेटिव आपके लिए दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 200 वोल्ट लैंप इज, पावर की वैल्यू कितना दे रखा है, 100 वॉट। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 200 वोल्ट। अब आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देखिए इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए करना है कि आप फार्मूला लगाइए, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर अपॉन पी, तो वी की वैल्यू कितना दे रखा है, 200 गुणे 200 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। 100, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 ओम। ये आ जाएगा आपका 400 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए ये जो सीरीज है, आज का जो लेक्चर है या आज का जो वीडियो है वो आपका बेसिक एसी का, एसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का कराया था या फिर मैग्नेटिक सर्किट का कराया था, तो वो आपका 12वीं क्लास तक क्लियर हो गया है। 13वां क्लास जो है ये क्लास, ये बेसिक एसी परिपथ का है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको एसी परिपथ के ही दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 और 3 ये दो प्रतिरोध समांतर में लगे हैं, इनका परिणामी प्रतिरोध होगा 2 ओम और 3 ओम। 2 ओम और 3 ओम मतलब कि R1 कितना है भाई, R1 दे रखा है आपका 2 ओम और R2 दे रखा है कितना, 3 ओम। तो दो रेजिस्टेंस को यदि पैरेलल में हमें निकालना रहता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहता है, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। मैं रख दूं यहाँ पे 3 गुणे 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। 6/5 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो रेजिस्टेंस के लिए तो बहुत आसान फॉर्मूला है, ये सभी को पता होगा, है ना। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बोला है कि दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 32 माइक्रोफैरेड है, श्रेणी में लगे हैं, कुल धारिता क्या होगी। कुल धारिता आपसे पूछा है, देखिए कुल धारिता क्या हो जाएगा। यहाँ पे किसकी बात किया है, यहाँ पे इसने बात किया है पैरेलल की ना, नहीं सॉरी सीरीज की बात किया है, इसने सीरीज की बात किया है। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, देखिए सीरीज में यहाँ पे लिख लो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस डॉट 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 1/CN। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के लिए कितना हो जाता है, ये पैरेलल कनेक्शन के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए जो हमारा C इक्विवेलेंट है, ये C इक्विवेलेंट कितना होता है भाई, ये हो जाता है हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, जस्ट अपोजिट होता है आपका रेजिस्टेंस वाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूला होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा है सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए निकाल दीजिए। सीरीज के लिए कितना हो जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट सीधे सीधी वही जो हमने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया था, C1 प्लस C2 सॉरी C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इसको कर दीजिए यहाँ पे 16 गुणे 16 सॉरी 32 है ना, 32 गुणे 32 डिवाइड बाई
32 प्लस 32, 32 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 गुणे 32 डिवाइड बाई, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले को जोड़िए, नीचे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, इसको काट दीजिए, ये 16 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 16 माइक्रोफैरेड आंसर हो जाएगा, 16 माइक्रोफैरेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 माइक्रोफैरेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि यही पैरेलल में जुड़ा होता तो चलिए पैरेलल का भी एक हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें आगे आपको दिखेगा। ठीक है, श्रेणी परिपथ एक परिपथ है जिसमें, श्रेणी परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें हैज ओनली वन पाथ ओवर विच द करंट फ्लो हैज मोर देन वन पाथ ओवर विच द करंट फ्लो। ठीक है, कांस्टेंट मेनी डिवाइस हैज सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज नहीं सेम करंट होता है, सेम वोल्टेज तो पैरेलल में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि हैज ओनली वन पाथ ओवर विच द करंट फ्लो। सीरीज परिपथ में केवल एक ही पाथ होता है जिससे करंट हमारी फ्लो करती है। ठीक है, पैरेलल में कई सारे पाथ होते हैं, इसीलिए पैरेलल में करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और सीरीज में करंट की वैल्यू एक ही रहती है। करंट की वैल्यू सेम रहती है सीरीज परिपथ में और वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है पैरेलल परिपथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज कंडेंसर पर 4.4 एम्पियर धारा लेता है, कंडेंसर का मान बताना है। आपको बताना है सी का मान, आपको किसका मान बताना है, सी का मान बताना है। आप देखिए ये क्वेश्चन, ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार जेई में भी पूछा गया है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये आपके लिए है। ठीक है, फिर भी देखिए हम इसको आसान बनाते हैं कैसे। एक्स इक्वल टू आप जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, ये एक्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहां पे इसने वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है, वोल्टेज की वैल्यू कितना है मेरे भाई, वोल्टेज की वैल्यू है 280 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू कितना है 280 वोल्ट। ठीक है, और क्या दे रखा है, और इसने करंट की भी वैल्यू दे रखी है, आई इक्वल टू कितना 4.4 इसने आई की भी वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछा है सी का मान, आपसे पूछा है सी का मान, तो देखिए आप लोग जानते हो कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। यदि मैं इतना लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि मैं इतना लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे रख दीजिए केवल क्या 1/2 पाई एफ सी इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 4.4, 280 डिवाइड बाई 4.4। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी रख देनी है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देना है, तो बस आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर टिक करिएगा। मैं सीधे सीधे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसका आएगा वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.4 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 280। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए, तुरंत सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए। मैं भी सॉल्व कर लूं इसको थोड़ा, एक बार मैं भी इसको सॉल्व कर लूं, कितना आ रहा है ना, बस एक मिनट रुक जाइए। 4.4 डिवाइड बाई 50 फिर डिवाइड 50 फिर डिवाइड बाई 280। ठीक है, फिर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 6.28। ये हमारा आ रहा है कितना, ये आया है 0.0005004। ठीक है, ये इतना आया है, इतना वैल्यू आई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं सीधे सीधे ऐसा लिख सकता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 50.04 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, माइक्रो को आप लोग जानते हो कि 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, तो माइक्रोफैरेड आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है जी 50। ठीक है, 50.04, इस 04 को मैं नेग्लेक्ट भी कर सकता हूं, यहाँ पे 50 नहीं होगा 50.04 या केवल 50। ठीक है, केवल 50 भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50 माइक्रोफैरेड, 50 माइक्रोफैरेड। ठीक है,
तो बात समझ में आ गई ना, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में यदि पूछ दिया है तो हमने आपको इसको करने का तरीका बता दिया है, कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ये कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ पे तो इसने दे रखा है वोल्टेज और करंट भी दे रखा है, तो अब हम कैसे निकालें, अब हम कैसे निकालें कैपेसिटर की वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू सीधे सीधी आपको दिखती नहीं कहीं पे भी। आप ये सी की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ से C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। इस तरीके से आप जानते हैं फॉर्मूला, है ना। और यहाँ पे कहीं पे भी T की वैल्यू नहीं दे रखा है, आपको समय की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो आप Q निकाल नहीं पाओगे, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है इसको करने में। आपको बस ये क्वेश्चन, ये स्टेप फॉलो करना है, केवल ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए और ये स्टेप फॉलो करना है, तुरंत आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि प्रत्येक सी माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रभावी धारिता बताना है आपको। देखिए अभी हमने बोला था ना कि सीरीज वाला कराया था, अभी हमने बोला था कि एक से पैरेलल का भी हमने क्वेश्चन लिया है, तो पैरेलल का भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपीपीसीएल TG2 में। ठीक है, देखिए पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए हमने आपको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखी थी कितनी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट CN तक, है ना। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C प्लस C, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 2C के बराबर हो जाएगा। 2C आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है, ए में, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2C। ठीक है, अब यहाँ पे यदि सीरीज में कनेक्शन रहता है, तो ये सीरीज में रहता है तो कितना होता है, C/2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में है, तो पैरेलल में आपका 2C होगा। ठीक है, दोनों ऐड करेंगे, इस बात का याद रखेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि कैपेसिटर की यदि बात करेगा तो वहां पे सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, किसके, रेजिस्टेंस वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ठीक है, और रेजिस्टेंस का यदि पूछेगा तो रेजिस्टेंस का तो आप सभी को पता है कि सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल के लिए 1/R1 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2C आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी अभी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एसी वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन लेके।